ऑलराइट फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी बेसिक्स। और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग द साइमल्टेनियस सिलेक्शन। अभी आप न्यूज़पेपर में और न्यूज़ में हर जगह देख रहे होंगे कि ये इशू जो है बहुत हॉट टॉपिक है। ठीक है, अभी से नहीं, मतलब 2019 से, जब से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में जब साइमल्टेनियस सिलेक्शन के लिए बात कही थी कि देश में साइमल्टेनियस सिलेक्शन होना चाहिए और उसके लिए बहुत सारा रीजन दिया था। ठीक है, तभी से ये टॉपिक जो है वो चर्चा में है। तो अब सवाल ये है कि सिंस दिस इज फेडरल इशू, ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है इसको, ज़रूरी है पढ़ना। और इसमें क्या पढ़ना है, तो ये जो आर्टिकल है वो द हिंदू का लिया हुआ आर्टिकल है। ये 1 दिसंबर फ्राइडे आज का है। ठीक है, बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में और बहुत खूबसूरती से इस आर्टिकल को कवर किया गया है। इसका बैकग्राउंड बताया गया है, उसके बाद फिर डिमांड क्यों किया गया है, यानी कि प्रॉज इसका बताया गया, और क्यों नहीं कर सकते हैं इसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट दिया गया है, और कुछ लीगल इश्यूज इसके बारे में बताए गए हैं, और फिर मेजर बताया गया कि क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर इस आर्टिकल को आप अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, और इसी का आप एक पेज में नोट्स अगर बना लें, तो दैट विल बी, मतलब आपका 60-70% काम डन हो गया। और इसके बाद कुछ 2-4 लाइन आपको ऐड करना होगा जो नेक्स्ट कोई आर्टिकल आता है उससे। अदरवाइज मतलब मोर देन एवरेज आंसर ये होगा अगर आप इससे निकाल लेते हैं तो चलिए इसको देखते हैं। और इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब कर लीजिए। फीडबैक जरूर दीजिए यार, कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए अपना। ठीक है, और फीडबैक के साथ साथ टेलीग्राम चैनल हमारा जो बीपीएससी बेसिक्स है, ठीक है, आप टेलीग्राम पे सर्च करें बीपीएससी बेसिक्स, वहाँ पे आपको चैनल मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन करें। और ये जैसे इस तरह ये पेज जो है, ये आर्टिकल जो हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ये वहीं पे डाल दिया जाएगा। इसके अलावा बाकी जो अपडेट्स हैं वहीं पे दिए जाते हैं। और इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक, इधर कहीं पे भी हम लोग नहीं है भाई। ठीक है, बस यूट्यूब और टेलीग्राम है, तो प्लीज़ सपोर्ट अस। और जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी है कि भाई साइंस का जो है ना, एनसीईआरटी का इन एंड आउट बहुत अच्छा प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो साइंस के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आपको कोई पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए, वो प्लेलिस्ट फ्री में अवेलेबल है, बीपीएससी बेसिक्स चैनल पे जाइए, साइंस एंड टेक एनसीईआरटी का, आप पूरा उसको देख जाइए, साइंस को पढ़िए, है ना। उस मतलब वो कर लेने के बाद आपका साइंस का जो डिलेमा है ना, और खासकर 69 के बाद जो बीपीएससी का पैटर्न चेंज हुआ है, तो उसके बाद जो साइंस के सवाल जिस तरह से अब आएंगे, तो एनसीईआरटी आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और उसके अलावा जो साइंस का करंट का जो सवाल होता है, करंट अफेयर्स वगैरह होता है, तो वो ग्रेजुअली हम लोग बाद में कवर करेंगे। बट स्टैटिक आपका जो है वो एनसीईआरटी एकदम कंप्लीट है, बहुत अच्छा वीडियो है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर इसको शुरू करते हैं। ठीक है, स्टोरी सो फार यहाँ दिया गया कि 6 मेंबर पैनल बनाया गया है टू एग्जामिन एंड मेक रिकमेंडेशन फॉर साइमल्टेनियस सिलेक्शन। तो साइमल्टेनियस सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? साइमल्टेनियस सिलेक्शन का मतलब डेफिनेशन देख लीजिए, ये है, अगर एग्जाम में आपको आ जाए तो पहले डिफाइन कर देना है। तो डिफाइन करेंगे कैसे, बताएंगे भाई, साइमल्टेनियस इलेक्शन रेफर्स एज कंडक्टिंग द इलेक्शंस ऑफ लोकसभा, स्टेट असेंबली एंड लोकल बॉडीज टुगेदर। ठीक है, एक साथ तीनों का इलेक्शन हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज साइमल्टेनियस इलेक्शन। दिस इज एज सिंपल एज दिस। ठीक है, इसके लिए 6 मेंबर पैनल बनाया गया है। उस पैनल के चेयरमैन कौन है? हमारे एक्स प्रेसिडेंट है श्री रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, वो भी बार बार इस बात को बोलते रहते थे कि साइमल्टेनियस इलेक्शन करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक फैक्ट हुआ कि भाई 6 मेंबर पैनल बनाया गया विच इज हेडेड बाय एक्स प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद। ठीक है, साइमल्टेनियस इलेक्शन का डेफिनेशन हो गया यहाँ पे। इसके बाद क्या है कि अब यहाँ पे थोड़ा सा बताएगा भाई कि अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी अदर जो लीगल इशूज हैं उसको भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि चूंकि ये फेडरल कॉन्सेप्ट है। फेडरल का मतलब समझे कि सेंटर और स्टेट दोनों इसमें इन्वॉल्व है। साइमल्टेनियस इलेक्शन करेंगे तो लोकसभा का होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, और स्टेट असेंबली इलेक्शन भी होगा, तो दोनों इन्वॉल्व है, तो फेडरल इशू है। तो अगर आपने पॉलिटी थोड़ी सी पढ़ रखी है तो आपको ये बात पता होगा, और अगर नहीं पढ़ रखे हैं तो बस आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम है, और लोकसभा, स्टेट असेंबली, लोकल असेंबली, आपका फंडामेंटल राइट, आपका फंडामेंटल ड्यूटी जो भी है, वो सब चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से ही इमर्ज होता है। तो अगर जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं, एग्जिस्टिंग सिस्टम, उसको चेंज करना है तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन से। और परमिशन लेने का मतलब क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है, कुछ लाइन को, कुछ वर्ड्स को मिटाना पड़ेगा, और वहां पे कुछ नया लाइन, कुछ नया स्टेटमेंट, कुछ नया वर्ड ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो डिलीशन और एडिशन का जो काम है वो ऐसे ही हवा में नहीं होता है। उसके लिए भी आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगा।
कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है आर्टिकल 368 के तहत। और क्यों करना है? क्योंकि ये फेडरल इशू और वैसे भी कोई इशू होता तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ता है इस तरह के इशू में, लेकिन चूंकि यहाँ फेडरल इशू है तो स्टेट भी इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, तो अब देखिए काम बढ़ गया ना। सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले रहती तो सिर्फ पार्लियामेंट से पास करा लेती, लेकिन स्टेट भी आ गया। अब हाफ ऑफ द स्टेट यानी 50% ऑफ द स्टेट से परमिशन लेना पड़ेगा, उनसे भी पास कराना पड़ेगा, तो थोड़ा टीडियस टास्क हो गया। ठीक है, ओपिनियन ऑन वेदर द प्रपोज्ड अमेंडमेंट शैल रिक्वायर द असेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट असेंबली एज स्टिपुलेटेड इन आर्टिकल 368। अगर फेडरल इशू है तो आधे स्टेट से भी परमिशन लेना पड़ता है, उससे भी रेटिफाई कराना पड़ता है। ठीक है, अब ये इसके नुआंसेस में हम लोग नहीं जाएंगे कि आर्टिकल 368, या अगर आप थोड़ा सा शॉर्टकट में जानना चाहें तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना होता है तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए होता है। कहाँ पे? पार्लियामेंट के बोथ हाउस में, यानी कि लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। लेकिन स्टेट असेंबली के साथ क्या होता है कि यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी के साथ पास कराया जाता है, और वो भी हाफ ऑफ द स्टेट अगर पास कर दिया, या हाफ से ज्यादा स्टेट पास कर दिया, मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट अगर पास कर देते हैं, तो मतलब इसका मतलब हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन डीम टू बी अमेंडेड। ठीक है, जो अमेंडमेंट किया गया वो फिर स्टैंड आउट हो जाता है कि सही बात है। ठीक है, और उसके बाद अलग बात है कि फिर अगर इस पे कोई केस हो जाता है, इस पे कोई डिबेट या डिस्कशन है, तो जुडिशरी इंटरवीन कर सकती है जुडिशियल रिव्यू करने के लिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को देख सकती है, और उसके बाद फिर जुडिशरी भी अपना डिसीजन दे सकती है। तो ये सब पॉलिटी का बेसिक नुआंसेस है जो आप ग्रेजुअली सीखेंगे अगर आपने नहीं पढ़ा है, और जिन्होंने पढ़ा है तो उनको तो पता ही होगा। पॉलिटी का भी लेक्चर जो है वो बीपीएससी बेसिक्स पे किया जा रहा है, तो उसको भी जरूर आपके जाके देखें। एनसीईआरटी से शुरू किया गया है, जो कि लक्ष्मीकांत पे जाके खत्म होगा। ठीक है, अब देखिए टारगेट क्या है भाई कि 2029 तक जो है सिंक्रोनाइज कर देना है पार्लियामेंट्री और असेंबली इलेक्शन। तो डिमांड ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन कहां से आया, ये बैकग्राउंड बताएगा कि डिमांड कहां से आया है। तो देखिए पहला जो 4 जनरल इलेक्शन हुआ था ना 1969 तक, वो साइमल्टेनियस ही चल रहा था। ठीक है, एक साथ ही चल रहा था, लोकसभा और स्टेट असेंबली दोनों एक साथ ही हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि कांग्रेस डोमिनेंट सेंटर में भी था और कांग्रेस डोमिनेंट स्टेट में भी था, तो इलेक्शन एक साथ हो जाता था। बट 1969 में कांग्रेस में स्प्लिट हो गया, डिवीजन हो गया। ठीक है, एक तो स्प्लिट हुआ था जब सूरत के समय 1907 में। ठीक है, तो कांग्रेस यहाँ पे 1969 में स्प्लिट होता है। ठीक है, 1964 में नेहरू जी का डेथ होता है, लाल बहादुर शास्त्री फिर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, फिर उनकी मृत्यु होती है, और उसके बाद फिर कांग्रेस में जो है ना मतलब कि पावर टसल चल रहा है, फिर 2 खेमा बन जाता है। एक खेमा जो है अलग होता है पुराना वाला, और एक जो इंदिरा गांधी का खेमा बन जाता है, तो स्प्लिट हो गया। अब यहाँ से क्या है ना, ये साइमल्टेनियस इलेक्शन जो चल रहा था वो डिस्टर्ब हो जाएगा, अब नहीं चलेगा आगे। ठीक है, तो ये चीज था, और अब तक चलते आ रहा था भाई कि 5 साल टेन्योर पूरा हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है। अब लोकसभा का 5 साल जब भी पूरा हो, 2019 में हुआ, अब 2023 में हो रहा है, तो इस समय इलेक्शन हो रहा है। किसी भी स्टेट असेंबली का, जैसे अभी मध्य प्रदेश में, जैसे अभी छत्तीसगढ़ में, जैसे अभी राजस्थान में, जैसे कि अभी मिजोरम में चुनाव हो रहा है, तो वो इस टाइम 2023 पे उसका खत्म हो रहा है, तो अभी चुनाव होगा। लोकसभा का 2024 में, सॉरी 2023 मैंने लिख दिया था यहाँ पे, तो ये चुनाव हो रहा है। ठीक है, तो इस साइकिल में क्या है ना कि अभी भी साइमल्टेनियस इलेक्शन चल रहा है। लोकसभा के चुनाव के साथ साथ आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये 4 स्टेट का चुनाव जो है वो लोकसभा के साथ ही हो जाता है। ठीक है, तो 4 स्टेट का ऑलरेडी हो रहा है साइमल्टेनियस इलेक्शन में, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टेट का कॉन्साइड नहीं कर रहा है। ठीक है, ये मतलब जानना जरूरी है। कहाँ कहाँ से डिमांड हुआ है? नीति आयोग ने बैक किया है कि हाँ भाई होना चाहिए। 2017 में ही जब रामनाथ कोविंद जी प्रेसिडेंट थे, तब उन्होंने पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन को बोला था कि भाई इस बात पे विचार कीजिए और साइमल्टेनियस इलेक्शन को प्रमोट कीजिए। लॉ कमीशन ने अपने रिपोर्ट में भी, ड्राफ्ट रिपोर्ट में भी कहा हुआ है कि भाई आप साइमल्टेनियस इलेक्शन को प्रमोट करना जरूरी है, मतलब लॉ कमीशन का भी बैकिंग है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहाँ बोला था? इंडिपेंडेंस डे स्पीच जो 2019 का था, इलेक्शन के बाद का, तो उस समय बोला था कि साइमल्टेनियस इलेक्शन करना जरूरी है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि क्यों करना जरूरी है, क्यों कॉमन इलेक्शन करना जरूरी है। तो इसके फेवर में आर्ग्यूमेंट दिया गया कि भाई देखिए मैसिव रिकरिंग एक्सपेंडिचर होता, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है अगर जैसे इलेक्शन कमीशन चुनाव करा रही है। ठीक है, अब एक ही का मान लीजिए कि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा तो लोकसभा का भी चुनाव हो जाएगा अगले साल, और उसके साथ साथ स्टेट असेंबली का भी हो जाएगा। तो जो पुलिस फोर्स वहाँ पे डिप्लॉय किया गया है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस वहाँ पे डिप्लॉय किया गया है, जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जो डिप्लॉय किए गए हैं, तो ये एक ही बार में दोनों काम कर देंगे, एक पंथ दो काज। लेकिन यही काम को 2 बार अलग अलग करने में 2 बार खर्चा होगा, 2 बार गाड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा, 2 बार रेसिडेंशियल इंतजाम करना पड़ेगा, पूरा मशीनरी को
2 बार एक्टिव होना पड़ेगा। तो मैसिव रिकरिंग एक्सपेंडिचर है फॉर द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा तो एक ही इलेक्टोरल रोल होगा और पब्लिक का पैसा बचेगा, इट विल बी सेव्ड, और ये पैसा जो है फिर वो हम डेवलपमेंट के काम पे, वेलफेयर के काम पे लगा सकेंगे, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है। चाहे आप प्रीएम्बल पढ़ें, चाहे आप डीपीएसपी पढ़ें, चाहे फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन का जो इम्प्लिसिट नेचर है वो आप देखें, तो भाई डेवलपमेंट करना है, वेलफेयर करना है, सोशलिस्टिक अप्रोच रखना है, तो उसके लिए हमें पैसा बचाना होगा। पैसा कहाँ से आएगा? तो अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शन करते हैं तो हम काफ़ी पैसा बचा पाएंगे, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स भी बचा पाएंगे, तो हमारा काम चलेगा। तो एक पहला आर्गुमेंट ये दिया गया कि मैसिव रिकरिंग एक्सपेंडिचर, ठीक है। सेकंड आर्गुमेंट क्या है कि प्रोलॉन्ग डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी एंड पुलिस फोर्सेस। देखिए चुनाव होता है तो सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस डिप्लॉय किया जाता है ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना हो, इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, ठीक है। वोटर्स को इंटिमिडेट ना किया जाए, वोटर्स को परेशान ना किया जाए, उनको अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज करने का पूरी आज़ादी हो, पूरा फ्रीडम हो, ठीक है। तो अब क्या है कि प्रोलॉन्ग डिप्लॉयमेंट जब होता है, अब मान लीजिए कि उधर से पाकिस्तान कुछ सीमा पे हलचल करता है, इधर से चाइना कुछ कर देता है, ठीक है, तो ये हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन जाएगा। तो ये जो फोर्सेस हैं, खासकर जो सिक्योरिटी फोर्सेस, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ठीक है, तो उसको जो हम चैनलाइज कर देते हैं इलेक्शन में, अगर उस समय बॉर्डर पे कोई दिक्कत हुआ तो फिर इनको वहां वापस भेजना पड़ेगा। तो एक ये इशू हो जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है कि पुलिस भी इलेक्शन कराने में लगी है, ठीक है। तो अब कहीं पे चोरी हो गया, कहीं पे डकैती हो गया, कहीं पे अटेम्प्ट टू मर्डर है, कहीं पे रेप हो गया, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, तो उस केस में वहां पुलिस होना चाहिए। वैसे ही पुलिस फोर्स में नंबर ऑफ पुलिस कम है, ऊपर से फिर ये इलेक्शन कराने में बिजी हो जाते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो है बहुत फ्रेजाइल हो जाता है, ठीक है, बहुत डेलिकेट, बहुत सीरियस मैटर हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि मास स्केल ट्रांसफर होता है, क्योंकि देखिए जिस भी जगह पे इलेक्शन हो रहा है तो वहां से ऑफिसर्स को जो है ना वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। कुछ ऑफिसर्स का ट्रांसफर जो है वो इलेक्शन कमीशन करती है कि भाई आप यहाँ से निकलिए, क्योंकि आप 4 साल से यहाँ पे थे, क्या पता गवर्नमेंट के साथ आपका कुछ हैंड इन ग्लव्स आपने रिलेशन बना रखा और गवर्नमेंट को फेवर कर दें, तो इलेक्शन कमीशन हटा देगी और इलेक्शन कमीशन अपना कैंडिडेट, अपना ऑफिसर कहीं से लेके आएगी, दूसरे स्टेट से, किसी बगल वाले स्टेट से, ठीक है, ऑब्जर्वर बना के। और क्या ट्रांसफर होता है कि स्टेट गवर्नमेंट मान लीजिए चाहती है कि हम पावर में बने रहें, तो वो भी अपने हिसाब से अपने लिए सुटेबल कैंडिडेट, अपने लिए सुटेबल ऑफिसर को जगह पे रखती है, ताकि अगर कुछ मतलब कहीं पे हेल्प लेना पड़े तो उससे हेल्प किया जा सके। इवन कि करप्शन के भी केसेस आते हैं, चार्जेस लगते हैं, तो ये मास स्केल ट्रांसफर होता है। अब इस ट्रांसफर में देखिए क्या ऑफिसर्स का ट्रांसफर हुआ, तो सिर्फ ऑफिसर का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, उसके साथ उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ट्रांसफर हो रही है। उनको जो फाइल साइन करना था, जो पॉलिसी का पैसा डिसबर्स करना था, जो ग्राउंड पे जाके काम करना था, वो सब काम ठप पड़ जाता है, ठीक है। तो नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन सकता है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू बन सकता है, मास स्केल ट्रांसफर है तो एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेसी को भी डिस्टर्ब करता है, ठीक है। प्लेबल ऑफिसर को स्टेट गवर्नमेंट जो है वो की पोजीशंस पे डाल देती है, कुछ इलेक्शन कमीशन अपने ऑर्डर से बगल वाले स्टेट से, दूसरे स्टेट से ऑफिसर लेके आती है, जिनको कि ऑब्जर्वर बना के लाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि ऑफिशियल्स भी जो है ना वो इलेक्शन मोड में रहते हैं। जो आप यूपीएससी, बीपीएससी या कोई भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके हम जाते हैं, तो हमारा काम क्या होता है, हमारा अल्टीमेट एम होता है टू सर्व द नेशन, टू सर्व द पब्लिक। बट इफ वी विल बी इंगेज्ड इन इलेक्शन एवरी टाइम या मोस्ट ऑफ द टाइम, तो फिर हम अपने जो प्राइम ड्यूटी है, जो हमारा अल्टीमेट ड्यूटी है, उससे कहीं ना कहीं डेविएट हो जाते हैं। तो ये सब सारा एक इशू है, ठीक है, इसको पॉइंट नंबर 2 में रखा गया है। इसके बाद अगर आप चलें तो थर्ड प्रॉब्लम क्या है कि कोड ऑफ कंडक्ट, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, आप जानते होंगे एमसीसी, ठीक है। जैसे ही इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन अनाउंस करती है, उसी दिन से उसी टाइम से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू हो जाता है। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये अलग अलग स्टेक होल्डर्स इलेक्शंस के जो है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज है, ठीक है, इवन की सिविल सोसाइटी भी, सब मिलके एक कोड ऑफ कंडक्ट इन्होंने बनाया है कि इलेक्शन को कैसे करना है। अब इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत ये नियम है कि भाई जब तक इलेक्शन न हो जाए, जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहेगा, तब तक कोई नया स्कीम नहीं अनाउंस करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर कोई गवर्नमेंट पावर में है और इलेक्शन अनाउंस हो गया, अब गवर्नमेंट क्या करेगी?
कोई स्कीम के बहाने अपने वोटर्स को मोबिलाइज करना चाहेगी, पैसा बांट देगी। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रह जाएगा। जो अपोजिशन में बैठा है वो तो पैसा नहीं बांट पाएगा, वो तो स्कीम के बहाने पैसा नहीं दे पाएगा, तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहेगा। और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है देन ये डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, फिर तो आपने वोट को खरीद लिया, इंस्टीट्यूशनली खरीद लिया, इंस्टीट्यूशनल करप्शन हो जाएगा। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। अब हमेशा अगर इलेक्शन होता रहेगा तो हमेशा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के इर्द गिर्द में ही घूमते रहेंगे। ठीक है, वो विंडो नहीं मिल पाएगा जिसमें काम कर सके। 365 दिन साल में है, और अगर मान लीजिए कि 100 दिन इसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहे तो इशू है। ठीक है, और हर स्टेट हर साल कहीं ना कहीं 2-3 स्टेट में चुनाव होता रहता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। अब मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट को वहां पे कुछ स्कीम अनाउंस करना था, वो नहीं कर पाएगी, तो इसका अल्टीमेट विक्टिम कौन होता है? अल्टीमेट विक्टिम जो है वो पीपल होते हैं, डेमोक्रेसी वाले। ठीक है, कौन? माई द पीपल, बाय द पीपल, हाई द पीपल, साई द पीपल। समझे? तो ये चीज है। चलिए, तो ऑनगोइंग डेवलपमेंट वर्क को भी ये हैम्पर कर देता है। ठीक है, और नो न्यू स्कीम, न्यू प्रोजेक्ट तो अनाउंस ही नहीं कर सकते। जो ऑनगोइंग डेवलपमेंटल वर्क है ना, वो भी हैम्पर हो जाता है। क्यों? क्योंकि सब लोग इलेक्शन में लगे हुए हैं। टीवी भी इलेक्शन में लगा हुआ है, रेडियो भी इलेक्शन में लगा हुआ है, आप भी इलेक्शन में लगे हुए हैं, हम भी इलेक्शन में लगे हुए हैं। सब वही देख रहे हैं कि एग्जिट पोल क्या हो गया। ओपिनियन पोल तो खैर अब नहीं आता है, एग्जिट पोल में क्या आ रहा है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, फलाना ढिमकाना, तो यही चलता रहता है। तो ये ऑनगोइंग डेवलपमेंट वर्क को भी हैम्पर करता है। ठीक है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट सफर करता है इससे। और क्या होता है कि इलेक्शन से पहले पॉपुलिस्ट स्कीम अनाउंस किया जाता है। देखिए, गवर्नेंस का मतलब होता है ना कि भाई शॉर्ट टर्म तो आपको देखना है, बट आपको दूर का भी देखना है, लॉन्ग टर्म भी देखना है कि 10 साल के बाद बिहार कहाँ पे खड़ा होगा, 15 साल के बाद बिहार कहाँ पे खड़ा होगा। जो बच्चा अभी क्लास 1 में पढ़ रहा है, 10 साल के बाद वो क्लास 10 पास करेगा। ठीक है, और 15 साल के बाद वो ग्रेजुएट होके निकलेगा। ठीक है, वो ग्रेजुएट हो चुका होगा। तो 15 साल के बाद हम अभी कौन सा स्कीम बनाएं कि ये जो क्लास 1 में पढ़ रहा बच्चा भी है, वो जब ग्रेजुएट होके निकले तो वो अपने लिए भी अच्छा कर सके, सोसाइटी के लिए भी अच्छा कर सके, इकोनॉमी के लिए भी अच्छा कर सके। तो ऐसा क्या एजुकेशन पॉलिसी हम बना दें, एजुकेशन में ऐसा क्या चेंज करें, स्किल डेवलपमेंट में हम ऐसा क्या चेंज करें, अपने स्टेट में ऐसा कौन सा इंडस्ट्री डेवलप करें कि 10 साल में ऐसा इंडस्ट्री डेवलप हो जाए कि 15वें साल में जो मैन पावर निकलेगा, ह्यूमन रिसोर्स निकलेगा, वो यहाँ पे आके काम कर सके। ठीक है, तो ये स्कीम्स जो है ना, ये वेलफेयरिस्ट स्कीम जो है, ये लॉन्ग टर्म वाला स्कीम है, वो हैम्पर कर जाता है। क्योंकि चुनाव जीतना है तो पॉपुलिस्ट स्कीम आ जाता है, पैसा बांट दो, रेवड़ी बांट दो, फ्रीवीज बांट दो। ठीक है, फ्री का बिजली, फ्री का फर्टिलाइजर, फ्री का सब कुछ। ये गलत नहीं है, ये अपने आप में एक डिबेट है कि फ्रीवीज के बारे में, तो वो कभी आर्टिकल आएगा तो उसमें भी डिस्कस करेंगे। दिस इज ऑल्सो नीडेड, बट इट शुड नॉट बी, मतलब इरेशनल नहीं होना चाहिए। इसमें फिजिकल प्रूडेंस होना चाहिए कि भाई खर्चा कर रहे हैं तो उसका सच में कुछ आउटकम निकले। वोट खरीदने के लिए पैसा नहीं बांटना है। ठीक है, बट होता क्या है, पॉपुलिस्ट स्कीम, जिससे कि लोगों को लूर किया जा सके, लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट किया जाए। तो इलेक्शन के समय ये होता है। लेकिन अगर इलेक्शन में गैप होगा, 5 साल में एक बार होगा, तो पॉपुलिस्ट स्कीम कब होगा? 5 साल में एक ही बार आएगा। बीच का जो बाकी 4.5 साल का टाइम है, उस टाइम पे अच्छा काम होगा, लॉन्ग टर्म विजन वाला काम होगा, तो वो पब्लिक के लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, और पॉपुलिस्ट स्कीम क्या करता है? स्टेट एक्सचेकर को बर्डन करता है। वैसे ही हम लोग देखिए, हमारे पास पैसा कम है ना, डेवलपिंग नेशन है। स्टेट के बारे में आप देखते हैं, जैसे बिहार के बारे में आप देखते हैं कि भाई हमेशा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का डिमांड करती है कि एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। ठीक है, और जब इलेक्शन आता है तो पॉपुलिस्ट मेजर अगर हम अनाउंस करेंगे तो अनाउंस कर रहे पैसा कहाँ से आएगा? पैसा है ही नहीं, हम पहले ही से गरीब हैं और गरीबी में चले जाएंगे। तो ये चीज हो जाता है। तो ये आर्ग्यूमेंट है। इसके बाद आप देखिए, लेसन द रोल ऑफ मनी इन इलेक्शन। जितनी बार चुनाव होगा उतना बार पैसा आएगा। तो जैसे ही चुनाव का फ्रीक्वेंसी कम करेंगे तो पैसा का फ्रीक्वेंसी कम होगा, और मनी और मसल पावर जब कम होगा ना, तो डेमोक्रेसी हम सच में रेप्लिकेट कर पाएंगे। हम डेमोक्रेसी को पेपर से पब्लिक तक लेके जा पाएंगे, है ना। सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी होगा, ओरिजिनल डेमोक्रेसी होगा, एवरीडे डेमोक्रेसी होगा। ठीक है, तो ये मनी का रोल कम कर देगा। ठीक है, इलेक्शन कमीशन को भी मॉनिटर करना आसान होगा कि भाई कहां पे पैसा का घालमेल चल रहा है। अगर 5वां पॉइंट आप देखें तो डिविजिव पॉलिटिक्स। जैसे ही चुनाव आएगा तो भाई पैसा तो है ही है, पॉपुलिस्ट मेजर तो है ही है, उसके साथ क्या है कि कोई कास्ट के नाम पे, कोई रिलीजन के नाम पे, तो कोई रीजन के नाम पे। ठीक है, महाराष्ट्र में चुनाव होगा तो फिर वही सन ऑफ द सॉइल वाला थ्योरी चलेगा कि मराठी मानुस वर्सेस बिहारी, यूपी भैया, ये सब किया जाएगा। कास्ट के नाम पे होगा भाई तो यादव वर्सेस भूमिहार हो जाएगा, अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट हो जाएगा, है ना। ये मतलब ये
ये किसी नॉर्थ स्टेट का या यूपी का या बिहार का प्रॉब्लम नहीं है। कास्टिज्म इज प्रॉब्लम ऑफ मतलब पूरे पूरे देश का प्रॉब्लम है, ठीक है, कि कास्ट का जो नेगेटिव चीज है वो इलेक्शन के समय एकदम उभर के आता है। और कम्युनलिज्म के बारे में तो बताने या बोलने की जरूरत है नहीं, ठीक है। हिंदू मुस्लिम डिबेट हो जाता है जो कि आप हमेशा टीवी पे देखते हैं, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, ठीक है। और इसके बाद एक छठा पॉइंट क्या है कि इशू ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो भाई जब इतनी बार चुनाव होता है ना, तो जो नेशनल इंपॉर्टेंस का इशू है, नेशनल इंपॉर्टेंस में क्या क्या हो सकता है नेशनल इंपॉर्टेंस में हो सकता है कि हमारा देखिए बॉर्डर सिक्योरिटी का इशू है, चाइना के साथ जो इशू है, तो उस पर हम पूरा साल डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन होता क्या है कि देखिए अभी मान लीजिए कि बॉर्डर पे चाइना के साथ कुछ इशू चल रहा है, इंडिया चाइना का, लेकिन हम वो डिस्कस नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने स्टेट के चुनाव में अपने स्टेट के इशूज में उलझे रहते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं पीछे पड़ जाता है, और जब ये गॉन हो जाता है तो फिर इस पर ध्यान नहीं जा पाता है वोटर्स का, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। अगर हमारा बॉर्डर ही सिक्योर नहीं होगा तो फिर हम अंदर कैसे सिक्योर रहेंगे? तो ये बात है। अब क्या है, सेंस ऑफ फटीग अमंग इलेक्टोरेट्स। अब बार बार चुनाव होगा तो वो भी थक जाएंगे ना भाई वोट दे दे के। अब वो भी एकदम मास हिस्टीरिया फॉलो करेंगे, चलो यार वोट देना है दे देते हैं। जैसे ऑफिसर्स थक रहे हैं, उनको फटीग हो रहा है, कॉन्स्टेंटली इलेक्शन मोड में हो, उसी तरह से इलेक्टोरेट जो है वो भी फटीग में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 6-7 पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, इसमें आप 2-3-4-5 पॉइंट और लिख सकते हैं। अब देखिए अगर शॉर्ट नोट्स में आता है, मान लीजिए बीपीएससी में शॉर्ट नोट्स में 7 नंबर या 8 नंबर का सवाल आता है, तो इस 6 पॉइंट से ज़्यादा लिखने का जरूरत ही नहीं है। अगेंस्ट में फिर देखिए यहाँ पे 5 पॉइंट दिया हुआ है, 6-5-11 पॉइंट वैसे ही हो गया, ठीक है। इसका तो लीगल इशू वाला 4 पॉइंट दिया हुआ है, तो टोटल 15 पॉइंट्स हो गए। इतना पॉइंट्स तो हम लिख ही नहीं पाएंगे एग्जाम में, उसके बाद हमें इंट्रोडक्शन कंक्लूजन भी लिखना होता है, ठीक है। चलिए, अगेंस्ट साइमल्टेनियस इलेक्शन, मतलब अब तो फेवर में हमने बात कर ली, अब थोड़ा अगेंस्ट में बात करते हैं। तो पहला फेडरल स्पिरिट है भाई, कि इंडिया जब फेडरेशन है, फेडरल स्टेट है, इंडिया में सेंटर को उतना ही पावर दिया गया है, स्टेट को अपना पावर दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है पावर को डिवाइड करती है, ठीक है। कैसे डिवाइड करती है? तो भाई सेंटर का अपना टेरिटरी दे दिया कि तुमको किधर कौन कौन से लिस्ट पे लॉ बनाना है, तो उसको शेड्यूल 7 में जो लिस्ट 1 है वो यूनियन लिस्ट है, शेड्यूल 7 में जो लिस्ट 2 है वो स्टेट का लिस्ट है कि किस किस टॉपिक पे जो स्टेट है वो लॉ बना सकती है, और फिर कंकरेंट लिस्ट है जिसमें कि दोनों लॉ बना सकता है, ठीक है। लेकिन अगर सेंटर बनाता है तो फिर वो प्रिवेल कर जाता है स्टेट वाले लॉ के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये डिवाइड किया गया, इसी को बोलते हैं फेडरल स्पिरिट, ठीक है, फेडरलिज्म। तो वो तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा ना। सबसे पहले तो यही है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन करा रहे हैं तो आप स्टेट से कंसल्ट करेंगे तब ना। अब सब स्टेट तो राजी होगा नहीं। अब मान लीजिए जो भी पार्टी सेंटर में पावर में है, जैसे अभी प्रेजेंट डे में बीजेपी जो है वो सेंटर में पावर में है, तो बीजेपी रूल जितना स्टेट होगा वो ओके कर देगा, लेकिन जो नॉन बीजेपी स्टेट होगा वो बोलेगा कि नहीं नहीं साइमल्टेनियस इलेक्शन नहीं चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं फेडरलिज्म को, फेडरल स्पिरिट को हैम्पर करेगा, ठीक है। पुश लोकल एंड रीजनल इश्यूज टू द पेरिफेरी, जैसे हमने अभी देखा कि भाई नेशनल इश्यूज जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो उसी तरह से रीजनल इश्यूज भी इंपॉर्टेंट है। अगर रीजनल इश्यूज पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, लोकल इश्यूज पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, मान लीजिए छत्तीसगढ़ है, वहां पे ट्राइबल इशू है, बिहार है वहाँ पे फ्लड का इशू है, ड्रॉट का इशू है ना, वहाँ पे जेंडर डिस्पैरिटी का इशू है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो बिहार के लेवल पे उसका इशू है। तो ये कुछ रीजनल इशूज है। तो अगर दोनों चुनाव साथ में होगा तो अब ये चीज गॉन हो जाएगा, जैसे उधर ये गॉन हो रहा था अब ये रीजनल इशू गॉन हो जाएगा। तो कोई भी देश तभी डेवलप होगा ना जब उसका छोटा छोटा सारा जितना भी पार्ट है वो सब डेवलप हो। एक बॉडी कब हेल्दी रहेगा? जब उसका हर ऑर्गन हेल्दी हो, ठीक है। तो बिहार क्या है? इंडिया का ऑर्गन है। छत्तीसगढ़ क्या है? इंडिया का ऑर्गन है। तो इंडिया तभी हेल्दी होगा जब उसका एक एक ऑर्गन ठीक होगा। और ऑर्गन का इशू क्या है? रीजनल इशू है, तो वो पेरीफेरी पे चला जाएगा। ये सेकंड आर्ग्यूमेंट है अगेंस्ट में, है ना। और इसको कितना अच्छा कीवर्ड यहां पे दिया गया कि नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंसी फिनोमिना चलेगा, ठीक है। नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंसी फिनोमिना डेवलप हो जाएगा कि हर बात को नेशनल इशू से रिलेट करके देखना है, रीजनल इशू चलेगा ही नहीं, ठीक है। फेवरिंग, अब ये किसको फेवर करेगा? ये उस पार्टी को फेवर करेगा जो नेशनल लेवल पे है, जो नेशनल पार्टी है ना, जो सेंटर का पॉलिटिक्स करती है, जो स्टेट लेवल का पार्टी है। जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा है, वो झारखंड की पार्टी है, स्टेट लेवल की पार्टी है। तो वो कैसे, वो तो फिर राइज ही नहीं कर पाएगा ना। तमिलनाडु का कोई पार्टी है, छोटा सा पार्टी जिसका 2 ही एमएलए आता है, ठीक है, तो वो तो कभी राइज ही नहीं। तो ये छोटे छोटे पार्टी गॉन हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो जो नेशनल पार्टीज हैं, जो नेशनल पॉलिटिक्स करती है, उनको फेवर होगा, और जो स्टेट पार्टी है, जो स्टेट लेवल पे काम करती है, उसके लिए डिसफेवरेबल रहेगा, ठीक है। तो ये बॉडी पॉलिटिक्स के लिए अच्छी बात नहीं है, ठीक है। ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। हर किसी को, एक सिंगल इंसान को भी अपना एक्सप्रेस करने का अधिकार है, एक सिंगल इंसान को भी इस डेमोक्रेटिक फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो
इसी में देखिए आगे लिखा है, साइमल्टेनियस इलेक्शन इज अ फेडरल इन अ फेडरल पॉलिटी वुड इंसेंटिवाइज रीजनल डिस्कंटेंट। रीजनल डिस्कंटेंट बढ़ेगा। अब देखिए रीजनल डिस्कंटेंट का क्या असर होता है, अभी न्यूज में आप देख रहे हैं खालिस्तान का इशू चल रहा है ना, खालिस्तान का इशू है, बोलता है कि भाई हमको अलग देश बना के दे दो। क्यों? रीजनलिज्म है, और रीजनलिज्म जो है वो नेशनलिज्म से ज्यादा बढ़ चुका है। अपने रीजन से ज्यादा प्यार हो गया, नेशन से कम प्यार रह गया, तभी तो बोल रहे हैं कि हमको काट के अलग कर दो। तमिलनाडु में एक टाइम पे यही चलता था, ठीक है, कि भाई नहीं मतलब अलग अलग, अलग कर दो हमको, ठीक है। तो अगर रीजनल इश्यूज पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो धीरे धीरे रीजनल डिस्कंटेंट डेवलप होगा, और ये इतना जमा होगा कि हो सकता है कि कभी ब्लास्ट कर जाए, और वो हमारे नेशनल इंटीग्रिटी, हमारे देश की इंटीग्रिटी के लिए, यूनिटी के लिए भी खतरा हो सकता है। तो ये पॉइंट है। तीसरा क्या है, फेवर में जब हम बात किए तो बोले कि भाई रुपया बचाना है, पैसा बचाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगेंस्ट में क्या बोला गया कि अरे भाई जब आप अलग अलग एग्जाम करा रहे हैं, अलग अलग इलेक्शन ले रहे हैं, कैंडिडेट्स का एग्जाम चल रहा है इलेक्शन के नाम पे, तो 5 ईवीएम से काम चल जा रहा है। लेकिन जब आप एक साथ एग्जाम कराएंगे तो आपको 500 ईवीएम चाहिए होगा, तो खर्चा तो बढ़ा ना आपका। आप अलग अलग एग्जाम करा रहे हैं तो थोड़े से फोर्सेस को आप डिप्लॉय कर रहे हैं जहां पे भी इलेक्शन चल रहा है, लेकिन एक साथ पूरे देश में कराएंगे तब तो ढेर सारा फोर्सेस को डिप्लॉय करना पड़ेगा, तब तो और दिक्कत है, तब तो बॉर्डर पे और ज्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे, चाइना पाकिस्तान और हमको ज्यादा तंग कर सकता है। तो ये उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि चौथा जो काउंटर आर्गुमेंट है कि फ्रीक्वेंट इलेक्शन होता है ना तो वोटर को इंथुजियास्टिक रखता है कि अरे भाई हाँ, वो कॉन्स्टेंटली जो है ना डेमोक्रेसी को लेके अवेयर होता जाता है। अगर इलेक्शन 5 साल में एक बार होगा तो वो अवेयरनेस का चांस, वो अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस हो जाएगा, इंथुजियाज्म खत्म हो जाएगा। तो वोटर जो है ना वो सेग्रीगेट कर पाते हैं कि नेशनल इशू रहेगा, नेशनल इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है तो किसको वोट देना है, और स्टेट में जब इलेक्शन हो रहा है तो किसको वोट देना है, ये वोटर सेग्रीगेट कर पाता है। लेकिन साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा तो ये सब चीजें कम हो जाएंगी, तो वोटर का जो स्मार्टनेस है वो कम हो जाएगा। और डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब बहुत सारा चीज होता है, बट उसमें एक चीज होता है इलेक्शन, और इलेक्शन किस पे खड़ा है? वोटर्स पे। और वोटर्स अगर अवेयर नहीं रहेंगे, वोटर्स अगर अवेयर सिटीजन नहीं होंगे तो फिर अब देख लीजिए पूरे चेन में डेमोक्रेसी डिक्लाइन कर जाएगा, ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ डेमोक्रेसी आएगा तो उसमें इंडिया का जो है रैंक वो नीचे चला जाएगा। तो ये चीज है। उसके बाद क्या है कि जितनी बार एग्जाम होता है तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। जैसे अगर मान लीजिए बीपीएससी का आप एग्जाम दे रहे हैं, अब सिर्फ पीटी लेके और आपको ऑफिसर बना दिया जाता तो कम पढ़ते, लेकिन पीटी के बाद मेंस है, मेंस के बाद इंटरव्यू है, मेंस में भी अलग अलग पेपर कर दिया गया, पीटी में अलग अलग सब्जेक्ट दे दिया गया, तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ गया। अब आप दूसरा काम कर ही नहीं सकते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा 1 साल लगातार। तो उसी तरह से कैंडिडेट के लिए है कि दे विल बी ऑन इंक्रीज्ड पेडेस्टल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, कि उनको हमेशा अकाउंटेबल रहना पड़ेगा, हर साल 2 साल पे उनको वोटर्स के पास आना पड़ेगा, तो वो वोटर्स को ठग नहीं सकते हैं। दो ऐसा ठगी तो चल ही रहा है क्योंकि डेमोक्रेसी हमारा अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ है, बट अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शन करेंगे तो ये अकाउंटेबिलिटी जो मेंटेन हो पाता है वो भी नहीं मेंटेन हो पाएगा। तो ये एक काउंटर में आर्ग्यूमेंट था, ठीक है। तो ये हमारा सारा आर्ग्यूमेंट हो गया। इसके बाद देखते हैं कि लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, जो भी हमने देखा। तो क्या अमेंडमेंट करना पड़ेगा? सबसे पहले तो कि जो अलग अलग चुनाव हो रहा है, तो अलग अलग चुनाव हो रहा है तो सबको क्लब करना पड़ेगा। तो जो स्टेट असेंबलीज जो अभी चल रहा है, जो लोकसभा से अलग चल रहा है, ठीक है, तो उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो डिसॉल्व ऐसे ही थोड़े कर देंगे, डिसॉल्व करने के लिए फिर बहुत सारा लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल हमको एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो वही बताया गया कि आर्टिकल 83 और आर्टिकल 85, ठीक है, ड्यूरेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा से रिलेटेड है, इसको हमें अमेंड करना पड़ेगा। और साइमल्टेनियसली फिर आप देखिए स्टेट के लिए 172 सब क्लॉज 1 एंड 174 सब क्लॉज 2, इसको भी अमेंड करना पड़ेगा। किस लिए? डिसोल्यूशन के लिए और ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रेसिडेंट एंड गवर्नर जो उनका जो डिसॉल्विंग पावर है तो उसको भी अमेंड करना पड़ेगा, है ना। 85 सब क्लॉज 1 ये प्रेसिडेंट का पावर है और 174 सब क्लॉज 2 ये गवर्नर का पावर है, ठीक है। इसके बाद देखिए कि ये आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है, ठीक है। तो उसके तहत क्या नियम है कि भाई लोकसभा का जो लाइफ है, जो लोकसभा का पीरियड है, उसको 1 ईयर एट ए टाइम एक्सटेंड किया जाएगा। तो इस आर्टिकल को भी अमेंड किया जाएगा। तो बेसिकली देखिए आपको बहुत सारा आर्टिकल याद नहीं रखना है, आप बस याद रखिए कि आर्टिकल 83, आर्टिकल 85 एंड आर्टिकल 172 174, ठीक है, दो के गैप में 83, 85, 172, 174, ये चारों आर्टिकल को अमेंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ जो 10th शेड्यूल में है, 52nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ था और उसके तहत एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो लाया गया था और उसको 10th शेड्यूल में ऐड किया गया, ठीक है। तो इसमें भी
एज ऑफ नाउ आफ्टर द पासेज ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ इंश्राइंड इन द 10th शेड्यूल, जो कि 52nd अमेंडमेंट एक्ट से आया था, एंड लेटर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जो एसआर बोम्मई केस हुआ था। एसआर बोम्मई जो है वो कर्नाटका के अपने टाइम के चीफ मिनिस्टर थे, और उन्हीं के मेरे ख्याल से उनके लड़के जो है वो कर्नाटका में फिर बीजेपी के टाइम पे चीफ मिनिस्टर थे। तो एसआर बोम्मई केस जो है वो बहुत फेमस केस है। क्या हुआ था, असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया था, ठीक है। अब असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया तो ये भाई किसके डिस्क्रिप्शन पे हो रहा है, किसके ऑर्डर पे हो रहा है, तो ये गवर्नर ने बोल दिया ऐसा। अब देखिए क्या है, एसआर बोम्मई केस में हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि भाई जो विधानसभा को आपने डिसॉल्व किया है प्रेसिडेंट रूल लगा के आर्टिकल 356 के तहत। आर्टिकल 356 क्या है कि किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। प्रेसिडेंट रूल क्यों लगाया जाता है, क्योंकि बोला जाता है कि भाई जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ठीक से काम नहीं कर रही है, स्टेट जो है ना वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, तो अब यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाना जरूरी है, तो प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है आर्टिकल 356 के तहत। इसको भीमराव अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बोला था कि दिस इज अ डेडली लेटर, है ना, डेडली आर्टिकल है, तो इसको बहुत स्पेरिंगली यूज करना, कभी कभी यूज करना जब एकदम और कोई ऑप्शन ना बचे तो। बट पावर पॉलिटिक्स के चक्कर में क्या है कि सबसे लास्ट में क्या, सबसे पहले इसी को यूज किया जाता है कि भाई प्रेसिडेंट रूल लगा दो, ठीक है। तो इसके तहत विधानसभा डिसॉल्व हो जाता है। अब मान लीजिए सेंटर में कोई गवर्नमेंट है और स्टेट में कोई दूसरा गवर्नमेंट है, तो सेंटर वाला कुछ ना कुछ तिकड़म लगा के आर्टिकल 356 लगा दे और डिसॉल्व करा दे। तो इसमें हाई कोर्ट का डिसीजन आया था एसआर बोम्मई केस में कि जो डिसोल्यूशन है ना, दैट इज नॉट बियॉन्ड क्वेश्चनेबल, दैट विल बी क्वेश्चन, है ना। जुडिशरी को जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी उसका देखेगा, एंड कोर्ट कैन रिवाइव द असेंबली एंड रिस्टोर, है ना, असेंबली को रिवाइव कर देगी और रिस्टोर कर देगी कि ये जो डिसोल्यूशन था वो गलत था, ठीक है। और ये हुआ है नागालैंड में, उत्तराखंड में और अरुणाचल प्रदेश में हाल फिलहाल में, ठीक है। तो ये भी केस यहाँ पे बताया गया, ठीक है। तो ये चीज है। अब इसके बाद क्या है कि जो मेजोरिटी वाला बात है कि 2/3 तो बोथ हाउस जो पार्लियामेंट में है कि वो करना पड़ेगा अमेंडमेंट के लिए, हाफ ऑफ द स्टेट से भी रेटिफाई कराना पड़ेगा, ठीक है। इंडिया में जो टोटल स्टेट है उनमें 50% स्टेट को अग्री करना पड़ेगा, तो ये भी एक इशू है। एंड एक जो सबसे बड़ा मतलब मुझे भी पर्सनली लगता है कि भाई जनरल इलेक्शन को लोकल बॉडीज के इलेक्शन के साथ ऐड करना ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलिए सेंटर और स्टेट का तो ऐड कर दिए, लेकिन लोकल बॉडीज का जो इलेक्शन होता है, मुखिया का, सरपंच का, म्यूनिसिपल कमीशन का, तो ये तो और ज्यादा एकदम मतलब कि माइक्रो लेवल पे लोकल इश्यूज पे चुनाव लड़ा जाता है, ये भी मर्ज हो जाएगा। अब ये भी, इसमें मुखिया भी चुनने जाएंगे तो हम नेशनल इश्यू देख के चुनने लगेंगे, तो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि जो लोकल बॉडीज का इलेक्शन है वो स्टेट सब्जेक्ट में आता है, ठीक है, जो अभी हमने पीछे बताया आपको, लिस्ट 2 में है, शेड्यूल 7 में। तो ये जब स्टेट सब्जेक्ट में है तो हर स्टेट ने अपना अपना अलग अलग लॉ बना रखा है, तो वो सारे लॉ में चेंज करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये भी एक इशू हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे वे फॉरवर्ड जो बताया गया, हालांकि ये वे फॉरवर्ड बहुत अच्छा नहीं है, इसके साथ और भी थोड़ा सा वे फॉरवर्ड हम लोग कहीं से ऐड कर सकते हैं, दूसरे आर्टिकल से या रेलिवेंट जगह से। वे फॉरवर्ड में बताया गया है कि भाई अभी जो डुएबल लग रहा है वो है कि अटेम्प्ट करना है कि एज मेनी असेंबली इलेक्शन को क्लब कर दीजिए, तो ये अच्छा वे फॉरवर्ड है। लेकिन इसके साथ साथ कोई अच्छा किसी कमीशन का, कोई कमिटी का या एक्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस तरह का कोई रिकमेंडेशन आए तो वो कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसको वे फॉरवर्ड में यूज कर सकते हैं, कंक्लूजन में यूज कर सकते हैं। तो व्हाट सीम्स डुएबल इज टू मेक एन अटेम्प्ट टू क्लब एज मेनी असेंबली इलेक्शन एज पॉसिबल, एज मेनी असेंबली इलेक्शन एज पॉसिबल। पहले क्लब कर दीजिए, अभी साइमल्टेनियस इलेक्शन मत लागू कीजिए, अभी जितना ज्यादा असेंबली इलेक्शन को आप क्लब कर सकते हैं लोकसभा के साथ वो कर दीजिए। धीरे धीरे देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा तो फिर साइमल्टेनियस इलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो ये था पूरा आर्टिकल। ये पेज आपको मिल जाएगा कहाँ पे, बीपीएससी बेसिक्स के टेलीग्राम चैनल पे। आप बीपीएससी बेसिक्स वहाँ पे सर्च करेंगे, टेलीग्राम पे आपको चैनल मिलेगा, प्लीज ज्वाइन दैट। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज दैट इज द अल्टीमेट मोटिवेशन कि जब आप लोग देखते हैं और फीडबैक मिलता है तो वो मोटिवेट करता है कि हाँ यार क्वालिटी कंटेंट बनाना चाहिए। और बस बी हेल्दी, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच।